हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है दहेज की आग। जल्दी से खाना बना दे, 2 रोटी गरम गरम खा लें। वैसे भी तेरे हाथ की गरम रोटी खाए जमाना गुजर गया है। बिस्तर पर लेटते हुए महावीर ने अपनी घरवाली सीता को आवाज दी। रोटी तो रोज ही गरम बनाती हूँ, तो फिर खाते क्यों नहीं रोज गरम गरम। कौन रोकता है तुमको। मैं इस गर्मी में जल जल कर चूल्हा भी फूंकूं और तुम्हारे ताने भी सुनूं। रोज ही गरम खा लिया करो, आखिर मेहनत तो उतनी ही लगनी है, फिर बासी करके क्यों खाएं। हंसी वाले अंदाज में जवाब आया रसोई से। तो सीता ने आटा गूंथ लिया था, बस तवे के गर्म होने का इंतजार कर रही थी। अच्छा आ जाओ, अभी मैं गरम गरम सेकती हूँ, लगे हाथ खा लो। कम से कम आज तो गरम गरम खाने को पा जाओ, तुम्हारा कलेजा जुड़ा जाए। बोलते तो ऐसे हो जैसे बासी खाना देती हूँ मैं तुम्हें। गांव वालों से भी ऐसे ही खी खी करके मजाक उड़ाते होंगे। सीता के चेहरे पर प्यार वाली चमक साफ दिख रही थी। वैसे भी बातों में कोई उससे जीत नहीं सकता था। पूरा गांव लोहा मानता है उसकी हाजिर जवाबी का। चाहे घर हो या भरी पंचायत, मर्दों से कभी दबती नहीं थी। गांव के कुछ बड़े कद्दावर और बातूनी लोग भी दूर ही रहते सीता से। रहे भी क्यों नहीं, कई बार उससे सुने जो चुके हैं। पर सारा गांव यह भी जानता है कि सीता बड़े भरे दिल की औरत है। उसने कभी किसी से बैर नहीं रखा, बस जुबान से जो बोल दे, इसलिए लोग उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला महावीर एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान है। तकरीबन 4 बीघा जमीन है उसके पास। उसकी 2 संतानें हैं, सुनीता और संगीता। सुनीता बड़ी है, उसके कोई लड़का नहीं है, पर महावीर ने कभी अपनी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा। समाज की इस निम्न सोच से एकदम अलग है उसकी सोच। उसने सदैव बराबर का ही दर्जा दिया है। अपनी बेटियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा भी दिलवाई है उन्हें। सुनीता ने 12वीं पास कर लिया है, संगीता अभी 10वीं में है। गांव में अपने बात व्यवहार और चाल चलन की वजह से बड़ा सम्मान भी है उसका। महावीर बड़ा निश्चल मन वाला व्यक्ति है। महावीर सबके सुख दुख में हमेशा ही साथ देता है। गांव से जुड़ी समस्याओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से गांव के बड़े बुजुर्गों का बड़ा चहेता है महावीर। उसकी दोनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की ही तरह व्यवहार कुशल और निश्चल हृदय की हैं। गांव में उनका बड़ा सम्मान है। अपने बच्चों को डांटते हुए अक्सर लोग इन दोनों बहनों का नजीर देखे जा सकते हैं। परंतु इतना सब होने के बावजूद महावीर आर्थिक तंगी के कारण कई बार सर का हाथ रखे बैठा सोचता रहता था। वह एक मामूली किसान है। खेती से आजकल घर की दाल रोटी ही चल सकती है और बाकी खर्चों का इंतजाम बस भगवान के भरोसे ही रहता है। ऊपर से 2 जवान बेटियों का पिता भी है वो। आज के परिवेश में 2 बेटियों का सामाजिक उत्तरदायित्व तो उठा पाना इतना सरल नहीं है। समाज के अपने मापदंड होते हैं और गांवों में तो ये मापदंड और भी कठोर हैं। अभी 16 वर्ष की हुई नहीं कि उसे पराए घर में भेजने की बातें जोर शोर से उठने लगती हैं। और ये गांव तो वैसे भी अब तक पुरानी सामाजिक कुप्रथाओं को कुछ ज्यादा ही शिद्दत से ढो रहा है। यहाँ के खाली बैठे लोग अपने मनोरंजन के लिए भी इन परंपराओं में उलझे देखे जा सकते हैं। महावीर की नियति भी इन समस्याओं से रोज ही सामना करती है। आखिर वह 2 बेटियों का पिता जो है, ऊपर से जाति की मार अलग, जिस तथाकथित जाति से है उसमें लड़कियों को 16 वर्ष के बाद ही जबरन किसी के साथ भी साठगांठ देने की रस्म है। और सुनीता तो अब 18 की हो गई है, सो अब पूरे गांव को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। मजबूर महावीर भी आजकल इसी चिंता में है। उसने 1-2 जगह बात चलाई भी है। बाकी माँ बाप की हर तरह सीता और महावीर भी यही ख्वाहिश है कि उसकी सुनीता को एक योग्य और अपना सा घर मिले, जहां जाकर वो अपने सब दुख भूल जाए। उसके दामन में खुशियां ही खुशियां हो। पर आजकल एक निम्न परिवार के लिए
इस तरह का लड़का और परिवार खोज पाना इतना सरल नहीं है जब तक भारी दहेज का बंदोबस्त न कर लिया जाए। ऐसे परिवारों के दरवाजे बंद ही रहेंगे। एक रोटी और दे दे, गरम है तो 2 खा लेता हूँ, नहीं तो ठंडी होने के बाद स्वाद नहीं मिलता। एक और रोटी के लिए इशारा करते हुए महावीर ने सीता से कहा, परसों जाओगे न रीवा अमरजीत के यहाँ सुनीता के ब्याह की बात करने। सुना है उनका लड़का सरकारी बैंक में नौकरी करता है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। विमल के काका बता रहे थे, उन्होंने देखा भी है लड़के को। घर वाले भी भले आदमी हैं। हे भगवान, बस यह ब्याह हो जाए तो भाग्य खुल जाए हमारे सुनीता के। थाली में एक और रोटी देते हुए सीता ने कहा, ब्याह तो सच में बहुत बढ़िया है, पर मोटा दहेज भी तो मांगेंगे वो। ऐसा रिश्ता कभी भी फ्री पॉकेट में होते देखा है तूने? दहेज कहाँ से लाएंगे? कोई पुराना खजाना तो गड़ा नहीं हमारे यहाँ की, निकालें और जल्दी से थमा दें। ले देकर बस जमीन है, उसे ही बेचना पड़ेगा। आखिर बिटिया के जीवन का सवाल है। जो हम लोगों ने भुगता है वह हमारी बेटियों को न भुगतना पड़े। हाँ और क्या, बेटी की तकदीर आखिर माँ बाप ही तो लिखते हैं। जहाँ ब्याह दें वहीं उसकी किस्मत बन जाती है, तो उसके भाग को लिखने वाले तो हम लोग ही हुए न। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ब्याह पक्का करके ही आना। और जो मोटा दहेज की मांग करेंगे वे तो कहाँ से लाएंगे? महावीर ने प्रश्न किया। उसका यह प्रश्न शायद खुद से भी था। वो देखा जाएगा। मुझे मेरी बिटिया के लिए सरकारी लड़का चाहिए, सुन लो। बिना नौकरी वाले से न ब्याहेंगे अपनी बेटी को। सुन लो कान खोलकर। सीता ने मुंह चमत्कार कर जवाब दिया, ठीक है, कुछ इंतजाम होगा ही, नहीं तो खेत ही गिरवी रख देंगे। एक बार दोनों बिटिया अपने घर चली जाएं, फिर किसी न किसी तरह से हम दोनों का गुजारा हो ही जाएगा। पर पहले बात तो पक्की हो जाए। हे दाता, यह ब्याह लगा दो बस। महावीर के चेहरे पर उम्मीद और खुशी दोनों एक साथ झलक रही थी, पर सामर्थ्य अच्छी तरह समझते हुए भी महावीर और सीता अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजने की ख्वाहिश पाले हुए थे। जिस देश में कन्यादान का रिवाज है, वहीं समाज ने दान के साथ एक भारी भरकम उपहार का रिवाज और जोड़ लिया अपनी सुविधा के लिए। और ये उपहार स्वैच्छिक नहीं बल्कि बकायदा जबरन मांग लिया जाता है, और इसका आधुनिक नाम दहेज है। बिना इसके गरीब परिवारों की कन्याओं को योग्य वर का ख्वाब भी देखना अच्छा नहीं समझा जाता। जो दौलतमंद हैं उनके लिए तो इसका लेन देन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन इसके इस आडंबर के पीछे बेचारा आम आदमी मारा जाता है। इसीलिए कुछ जगहों पर या तो पिता खुदकुशी करते हुए सुना या देखा जा सकता है, या फिर लड़कियों को पेट में ही बेमौत मार दिया जाता है। जीवन देने वाले ही भक्षक बन जाते हैं। यह सब सभ्य कहे जाने वाले इस समाज के जालिम चंगुल का फल है। इसमें जो फंसा फिर जान निकलने के बाद ही छूट पाता है। अब तक हजारों लाखों मजबूर और गरीब इस चंगुल में दम तोड़ चुके हैं, और न जाने कितनों की बलि लेगा। 2 दिन बाद ही महावीर विमल के काका को साथ लेकर रीवा गए ब्याह की बात पक्की करने। बात लगभग तय हो गई। 5 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल के साथ महावीर ने अपना दुखड़ा सुनाया तो फिर 4 लाख में बात पट गई। इसके बाद एक चवन्नी भी कम नहीं करने की बात लड़के के पिता ने की। महावीर ने भी सोचा कि जैसे भी हो यह ब्याह हाथ से जाना नहीं चाहिए। आखिर लड़का बैंक में अफसर है, इतना तो देना ही पड़ेगा। बात पक्की करके महावीर खुशी खुशी अगले दिन अपने घर वापस आया। उस दिन अमरजीत ने उसे रोक लिया था। आखिर अब दोनों समधी जो बनने जा रहे थे। एक तरफ रिश्ता जोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बड़े जोर शोर से दहेज की सौदेबाजी भी हो रही थी। वाह रे जमाना, ब्याह पक्का हो गया क्या? कितने में हुआ बताओ न? बड़ी बेसब्री से सीता पूछ रही थी। आखिर माँ जो है, आखिर सबसे अधिक चिंता वही करेगी न।
हाँ, हो गई बात। जाओ गुड़ लाओ, मुंह मीठा कराओ। अब हमारी सुनीता अच्छे घर में जाएगी। काहे नहीं कराऊंगी मुंह मीठा, पर तनिक बताओ तो कितने में बात हुई? दहेज की मांग रहे हैं वो लोग। अब जो मांगेंगे देना ही पड़ेगा। ये तो पहले ही पता था कि बिना रुपए के ऐसा रिश्ता ना मिल पाएगा। 4 लाख नगद और एक बजाज की मोटरसाइकिल में तय हुआ है। 4 नगद और ऊपर से मोटरसाइकिल भी। हे राम, 4 लाख कोई मामूली रकम है क्या? इतना बड़ा अफसर भी नहीं है उनका बेटा कि हमारे सिर काटने पर लगे हैं। तुम और कम क्यों नहीं कराए? जल्दी से हाँ बोल दिए होंगे लाट साहब की तरह। सीता पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जीवन की बारीकियों को अच्छी तरह से समझती थी। तू क्या सोचती है मैंने कम नहीं कराया? अरे 3 पुश्तों की गरीबी का हवाला दिया, सारे दुखड़े रोए, तब जाकर 4 लाख पर बात बनी। नहीं तो 5 से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। हमारी बात पर यकीन नहीं है तो विमल के काका से पूछ ले। चलो कुछ तो बोझ हल्का किए तुम। नहीं, हम तो सोचे कि बस उनकी हाँ में हाँ मिला के चले आए होंगे। पर ये बताओ इतने पैसे का इंतजाम होगा कैसे? घर में तो इस वक्त 500 भी नहीं है। सीता ने एक जटिल प्रश्न किया। अरे अब तय कर ही दिए हैं तो रुपयों की वजह से तो पीछे नहीं हटेंगे। 4 बीघा जमीन है, उसी में से कुछ गिरवी रख देंगे बैंक के पास और कर्ज ले लेंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है। खुशी और गम एक साथ उसके माथे पर झलक रहे थे। खुशी थी कि बिटिया के लिए अच्छे ब्याह की, और गम था खेतों के चले जाने का। तो गिरवी के बाद बैंक खेत तो नहीं ले लेगा, खेती तो कर पाओगे न तुम। सीता के मन में खेत छिन जाने का डर था। वह बैंक पर ठीक से विश्वास नहीं कर पाई थी अभी तक, और खेत ही तो उसका आसरा था। वे भी न रहे तो क्या करेंगे ये लोग? सुनीता के बाद संगीता भी तो है, आखिर उसका भी तो ब्याह करना होगा। सब अभी खत्म हो गए तो उसके लिए क्या गिरवी रखेंगे? सीता के मन में एक साथ कई आशंकाएं आने लगी। खेती क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे खेत गिरवी रख रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, और वो बैंक है, कोई साहूकार नहीं जो हमारी जमीन हड़प जाएगा। बैंक में सब काम कायदे कानून से होता है। सरकार बड़ा ध्यान रखती है इन बातों का कि किसी किसान की जमीन नीलाम न होने पाए, समझी तुम? महावीर ने सरकारी फायदे बताकर सीता के डरे मन को सांत्वना देने की कोशिश की। इतनी भली ही सरकार तो दहेज काहे नहीं बंद करवा देती? गरीब की गर्दन काटी जा रही है दिन दहाड़े, तब सरकार काहे नहीं आती मदद को? ये सब कहने की बात है। मुंह पिचकाकर सीता ने जवाब दिया। अरे तू नहीं समझेगी, रहने दे। जा थोड़ा गुड़ ले आ, गला सूख रहा है। पानी तक भी नहीं पूछा अभी तक, और सारा रामायण खत्म करने पर तुली है। अरे सरकार थोड़ी न कहती है दहेज लेने या देने को, कानून भी बना है इसके लिए, जेल भी होती है, समझी? चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ महावीर ने कहा। कानून बना देने से क्या होगा? लेने वाले तो ले ही रहे हैं। हमने तो भी नहीं देखा आज तक किसी को जेल जाते हुए। सीता ने फिर एक जालिम प्रश्न किया। अरे जब लोग अपनी मर्जी से देने को तैयार हैं और रिपोर्ट भी नहीं कराएंगे तो सरकार क्या कर लेगी? वो भी तो कायदे कानून से ही चलती है ना। रहने दो, हमको न बताओ ये कायदा कानून, सब गोल मोल है बस। जो बलवान है सब उसी के खातिर है, गरीब तो बस पीसने के लिए ही जन्म लेता है। सीता का इस तरह सोचना भी लाजमी ही था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सरकार का नरम दिल चेहरा नहीं देखा था। अगले ही दिन महावीर बगल के भूमि विकास बैंक में कर्ज की बात करने पहुंचा। बैंक के कर्ज वितरण अधिकारी ने जमीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 2 बीघा जमीन के बदले 4 लाख का कर्ज देने की बात बताई, और यह भी बताया कि 1 साल तक कोई मासिक किस्त नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद हर महीने किस्त का भुगतान करना होगा। भुगतान न कर पाने की सूरत में बैंक को जमीन पर खेती करने से मना करके
जमीन कब्जा करने का अधिकार होगा। लगभग 1 महीने की भागदौड़ के बाद कहीं जाकर बैंक से कर्ज पास हुआ। इतना आसान नहीं होता एक गरीब किसान के लिए बैंक से कर्ज लेना। कहने के लिए तो सारी योजनाएं गरीबों के लिए ही बनी होती हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। चप्पलें घिस जाती हैं तब जाकर कहीं कर्ज मिलता है, वो भी कमीशन काटकर। महावीर को भी 20,000 कमीशन काटकर 4,80,000 खाते में मिले। अपनी जमीन के बदले भी कर्ज नहीं मिल पाता आसानी से। जैसे पूरी बैंकिंग व्यवस्था आज भी केवल बड़े बड़े कुबेरों की ही चाकरी में लगी है। सारा कर्ज केवल उन्हीं के लिए है, जितना चाहें उतना देने के लिए बैंक हाजिर रहते हैं, पर गरीब को कौन पूछ रहा है। इनसे अच्छा तो साहूकार ही है। उनका चंगुल जानलेवा जरूर है, पर कम से कम कर्ज मिल तो जाता है समय पर। खाते में रुपए मिल जाने के बाद महावीर ने ब्याह की तैयारियां प्रारंभ कर दिया। 2 महीने के बाद तारीख भी तय हो गई, सबको बयाना भी दे दिया, पर दहेज और मोटरसाइकिल के रुपए निकालकर जो बचे थे वो बारात के स्वागत के खर्च के लिए काफी नहीं थे। इतने में तो न हो पाएगा बारात का इंतजाम। अफसर लड़का ब्याहने आ रहा है बिटिया को, तो वैसा ही पुख्ता इंतजाम भी करना पड़ेगा न। बिटिया के लिए सामान भी तो खरीदना है, खाली हाथ तो नहीं विदा करेंगे। आखिर हमारी पहली बिटिया का ब्याह है, कोई कसर रह गई तो पूरी जिंदगी ताने सुनेंगे। मेरी बिटिया वहाँ और हम यहाँ गांव में, इसलिए कहती हूँ कि 50,000 और ले लो। बैंक नहीं देता तो राकेश साहू से ही ले लो, मोटा ब्याज लेगा, पर मर्यादा भी तो बचानी ही पड़ेगी न। महावीर को समझाने के लहजे में सीता बोली, सही कह रही है तू, 50,000 और ले ही लेता हूँ राकेश साहू से, धीरे धीरे चुका देंगे, तू चिंता मत कर। सुनीता का ब्याह बड़े धूमधाम से करेंगे हम। पुलकित मन से महावीर ने जवाब दिया, दोनों की मजबूरी समझी जा सकती है। व्यवस्था ही ऐसे बन गई है ब्याह की कि एक आम आदमी की तरह तो कमर ही टूट जाती है इसका खर्च उठाने में। जो लोग सक्षम है वो तो खूब लुटाकर खर्च करते हैं, पर समाज गरीबों से भी वैसा ही करने की उम्मीद करता है। न करो तो ताने सुनो जीवन भर। बेचारा गरीब आखिर जान गिरवी रखकर बंदोबस्त करता ही है, पर यह बंदोबस्त कई बार उसे सिर से पैर तक कर्ज में डुबा देता है। बड़ा भारी पड़ता है उसे यह जानलेवा बंदोबस्त। वैसे हमारे यहाँ मंदिर में अग्नि के 7 फेरों के साथ ब्याह का रिवाज है, पर अपनी एक दिन की दावत के लिए कैसा मकर जाल बुन दिया है समाज के लोगों ने। अगले दिन ही महावीर राकेश साहू के यहाँ गया और 5% महीना ब्याज पर 50,000 रुपए उठा लिए। पूरे गांव में एकमात्र साहूकार है राकेश साहू, इसका लाभ भी खूब उठाता है वो। हिसाब भी बड़ा उलझाऊ किस्म का है उसका। बड़े बड़े माहिर लोग भी चकरा जाते हैं उसका हिसाब सुनकर। स्टाम्प पर लिखवाता कुछ है और हाथ में देता और है। उसने कभी किसी को पूरी रकम नहीं दी आज तक कर्ज की। बड़ा माहिर खिलाड़ी है वो इस पैसे का। हो भी क्यों न, पिछले 3 पुश्तों का अनुभव जे है उसके पास। उसके बाप दादों के जमाने से ये लोग खून चूस रहे हैं गरीबों का, गांव वालों का। न जाने कितनों की जमीन पर कब्जा भी ले चुके हैं अब तक, पर मजबूरी तो हो गई, हर शर्त माननी ही पड़ती है। महावीर ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया, चुपचाप स्टाम्प पर अंगूठा लगा दिया। पढ़ा लिखा नहीं था वो, इसलिए अंगूठा ही लगाया करता था। ब्याह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी सट्टे बांध दिए गए हैं महावीर ने। दहेज की तय शर्त के मुताबिक आधी रकम 1 महीना पहले ही पहुंचा आया वो। आजकल यह नया रिवाज आया है, गृह लक्ष्मी के स्वागत से पहले धन लक्ष्मी के स्वागत का। विश्वास जैसे आखिरी सांस ले रहा है अब धरती पर। महावीर और सीता खुश हैं, वैसे बेटी के चले जाने का गम भी है इन्हें।
पर इस गम में भी एक अलग ही संतोष है। आखिर बिटिया अच्छे घर में जा रही है। विदाई के वक्त साथ जाने वाला सामान भी खरीद लाया है। पूरे 50,000 का सामान है। बिरादरी में तो अभी से चर्चे होने लगे हैं सुनीता की चमकती किस्मत के। पर इन्हें क्या पता है कि गरीबों की चौखट पर खुशियां इतनी सरलता से नहीं आती, और यदि आती भी हैं तो थोड़े पल सुस्ता कर फिर चल देती हैं। बारात आने को अब 8 दिन ही बचे हैं। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोबाइल के इस जमाने में किसी से संपर्क साधना बेहद आसान हो गया है। बस एक बटन दबाओ और मन की बात कर लो। महावीर के यहाँ भी एक मोबाइल है। उस पर अक्सर बातें होती रहती हैं दोनों परिवारों की। सुनीता ने भी छिपकर अपने होने वाले पति से 1-2 बार बतियाया है। गांव में अभी भी इतना लिहाज किया जाता है लड़कियों द्वारा। आज फिर महावीर के होने वाले समधी का फोन आया। प्रणाम समधी जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछा महावीर ने। जी प्रणाम। देखिए, हम ये बताने के लिए फोन किए हैं कि बारात लेकर नहीं आ पाएंगे हम आपके यहाँ। क्या? ये क्या गलत बात बोल रहे हैं आप? क्या गलती हो गई हमसे? हम सब तैयारी कर लिए हैं, रकम भी पहुंचा है आपको। बस 1 हफ्ता रह गया है ब्याह को। अब ये जुल्म न करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। रहम करिए हम पर। महावीर रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। यह सुनकर उसके होश ही उड़ गए। दिमाग सुन्न पड़ने लगा। देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारा लड़का किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से ब्याह करना चाहता है। जब हम ब्याह तय किए तब तो कुछ नहीं बोला, और अब जिद पकड़ लिया है। कहता है कि जबरदस्ती करेंगे तो जहर खा लेगा। अब ब्याह लड़के से बढ़कर तो है नहीं। हम माफी चाहते हैं, यह ब्याह नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे महावीर कुछ और पूछ पाता, फोन काट दिया गया। महावीर समझ गया कि बहाना बनाया जा रहा है सामने से। दरअसल सच्चाई यह थी कि कोई दूसरी पार्टी मिल गई थी अमरजीत को अपने बेटे के लिए, और मोटे दहेज वाली। इस उम्र में इतना आघात सहन कर पाना इतना सरल नहीं था। महावीर वहीं गश्त खाकर गिर पड़ा। 1 घंटे बाद जब आंख खुली तो सीता ने पंखा करते हुए तबीयत पूछा। रोते हुए महावीर ने उसे सारी विपत्ति सुनाई। सीता भी सिर पकड़कर रोने लगी। पल भर में खुशियों वाला घर मातम जैसे सन्नाटे में समा गया। सुनीता अलग कमरे में रो रही थी। संगीता खुद तो रो रही थी, पर दूसरों को चुप कराने की कोशिश भी कर रही थी। किसी तरह आज का दिन गुजरा। अगले ही दिन महावीर ब्याज के अगुआ विमल के काका को लेकर अमरजीत के घर रीवा गया। वहां बड़ी मिन्नत की, हाथ पैर जोड़े, पगड़ी तक उतार कर रख दिया, पर उसकी एक बात न सुनी गई। फिर अंत में जब महावीर ने दहेज के रुपए वापस करने के लिए कहा तो जवाब मिला, भाई रुपए तो हमारे भी बेकार हो गए सट्टे के। सब बंदोबस्त हम भी तो कर लिए थे, अब कोई वापस थोड़े न करेगा बयाना। और बरच्छा भी तो रुपए हमारे खर्च हुए हैं। नुकसान तो आखिर दोनों का ही हुआ है ना। एक कपट हंसी के साथ अमरजीत का जवाब आया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ब्याह आपने तोड़ा है, हमने नहीं। रुपए तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। गुस्से से महावीर का चेहरा तमतमा रहा था। देखो भाई, रुपए तो अब इकन्नी भी नहीं देंगे। उससे अधिक नुकसान हो चुका है हमारा। अब तुम कोर्ट मुकदमा करना चाहो तो जाओ कर दो। अमरजीत ने झाड़ कर जवाब दिया। बेचारा महावीर आखिर खाली हाथ लौट आया। अब विपत्तियों का दौर शुरू हो गया उसके परिवार पर। थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया तो डांट कर भगा दिया हवलदार ने। अबे तुझे पता नहीं है काकी, दहेज देना कानूनन अपराध है। फिर क्यों दिए बे? अब चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी अंदर कर दूंगा। बिना जमानत के सड़ जाएगा पड़े पड़े। चल भाग जा यहाँ से।
हार कर महावीर गांव के सरपंचों के पास पहुंचा। सरपंचों ने उसे सुनकर कहा, देखो भाई महावीर, अमरजीत कोई इस गांव का तो है नहीं कि उससे जबरदस्ती रकम वसूलने के लिए हम दबाव डाल पाएं। वो तो दूर गांव का है, हमारा उस पर क्या बस। पुलिस चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम उसी के पास जाओ। पुलिस ने तो पहले ही भगा दिया है, मतलब अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं उसके लिए। महावीर ने सोचा, ब्याह टूट गया, दहेज की रकम आखिरकार वापस नहीं मिली। अपनी किस्मत पर रोते हुए रिश्तेदारों से कर्ज लेकर किसी तरह उसने राकेश साहू का ब्याज 6 महीने तक चुकाया, पर फिर पस्त हो गया। कोई आमदनी तो थी नहीं, हर महीने रुपए आखिर कहाँ से लाता। नतीजा यह हुआ कि ब्याज लगातार बढ़ता गया। 1.5 साल बीतते बीतते 50,000 का कर्ज बढ़कर लगभग 90,000 हो गया। राकेश साहू की नज़र अब महावीर की जमीन पर थी। वह अपनी रकम के बदले खेत हड़प लेने की योजना तैयार कर लिया था। कर्जे के स्टाम्प की एक कॉपी तहसील में जमा कराकर अपने दावे का आधार भी तैयार कर लिया था उसने। तभी एक दिन महावीर को खोजते हुए अचानक बैंक के 2 अफसर भी आ गए। महावीर ने उन्हें प्रेम से बिठाया, हालांकि अंदर से बहुत डरा हुआ था। पानी के लिए पूछने पर उनमें से एक बोला, नहीं, पानी रहने दो महावीर जी, दरअसल हम बैंक द्वारा आपके दिए कर्ज के बारे में बताने आए हैं। 2 बार नोटिस भेज चुका हूं आपको लोन की किस्त के लिए, पर किस्त चुकाना तो दूर, आप एक बार बैंक में भी नहीं आए हैं। नोटिस कब आया? नोटिस हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला सरकार। एकदम चौंक गया महावीर। नोटिस तो भेजा गया है, डाक वाले ने पहुंचाया नहीं होगा। खैर छोड़िए, ये नोटिस आखिरी है। 3 महीने के बाद आपको हर महीने 7,000 की किस्त चुकानी पड़ेगी। किस्त न देने की सूरत में बैंक आपकी जमीन जब्त कर लेगा। अगले सीजन से आप उस पर खेती नहीं कर पाएंगे। ऐसा जुल्म न करे सरकार, हम मर जाएंगे। महावीर फिर गिड़गिड़ाने लगा, पर सब बेकार था। देखिए, हम जिस काम के लिए आए थे आपको बता दिया है, अब आप देख लो कि कैसे बंदोबस्त करना है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यह कहते हुए उठकर दोनों चल दिए। महावीर गिड़गिड़ाता रहा, पर उसकी एक न सुनी गई। क्या कह रहे थे बैंक वाले लोग? कर्जा वापसी के लिए आए थे क्या? घर के भीतर से निकलते हुए सीता ने असमंजस भरी आंखों से महावीर से पूछा। हाँ, अब जो लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा ना। सोचा था एक ब्याह हो जाता, सुनीता को तो किसी तरह चुका ही देते, कुछ नहीं तो 1 बीघा जमीन ही हटा देते। पर अभी तो दोनों बेटियां घर में ही हैं, और अब अगर जमीन बेच दी तो खाएंगे क्या? और गला भर आया महावीर का। तुम तो कह रहे थे कि सरकार किसान का बड़ा ख्याल रखती है, कर्जा माफ भी कर देती है। हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी क्या? सीता ने उम्मीद भरी नजरों से महावीर की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, माफ तो कर ही देती है, पर चुनाव होने में तो अभी 3 साल बाकी हैं। चुनाव के साल ही तो सरकार भी सुध लेती है, अभी क्यों माफ करेगी? महावीर का जवाब था। इधर राकेश साहू का बढ़ता हुआ कर्ज और उधर बैंक द्वारा जमीन जब्त करने की तैयारी। महावीर अब ऐसे कर्ज के जाल में फंस गया था जिससे कि निकलना असंभव था। वो जितना ही हाथ पैर मारता उतना ही उसमें और उलझता जाता। आखिरकार 5वां महीना बीतते बीतते बैंक ने जमीन पर खेती न करने का नोटिस भी थमा ही दिया। और फिर एक दिन सुबह ये संगीता दादा को जगा तो सूरज सिर पे आ गया है, अभी तक सोई है क्या? जाओ कमरे में जाकर देखो तो। सीता ने चाय बनाते हुए संगीता को आवाज दी। संगीता ने महावीर के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर जोर से चिल्ला पड़ी।
महावीर घर की छत से अंगोछे के फंदे में लटका हुआ था। आखिरकार दम तोड़ ही दिया उसने इस फंदे में फंसकर। ये फंदा देखने में तो बस एक मामूली कपड़े का बना था, लेकिन इसे मामूली न समझे। पूरे समाज ने बड़ी शिद्दत से इसे बुना था। तो इसलिए दोस्तों, दहेज प्रथा को समाज में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर किसी का हाल महावीर जैसा होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।